हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज के क्लास के अंदर हम जो है वो चैप्टर 1 की जो है वो रिवीजन लेंगे। और ये चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, हम सारे जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था चैप्टर 1 उसका जो है वो हम रिव्यू लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या होती है? साइंस होती है हमारी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज़ कॉल्ड साइंस। तो साइंस हमारी सिस्टमेटिक स्टडी होती है नेचुरल फिनोमेना की। तो जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी साइंस की, वो हमारी ये भी होती है कि हम जो स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के हवाले से, वो भी हमारी क्या होती है? साइंस होती है। स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, या हम इसे भी कहते हैं द नॉलेज गेन्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम बात करें मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस की, तो साइंस की जो है वो मेन ब्रांचेस हैं दो। एक है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल जो आपकी साइंस होती है ये रिलेटेड होती है लिविंग मैटर से, लिविंग मैटर। ठीक है, तो जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं लिविंग मैटर से, वो आप स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। जिस तरीके से आपकी बायोलॉजी हो गई, ठीक है, और बायोलॉजी में आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, जूलॉजी, ठीक है, और आपकी बॉटनी होती है। ठीक है, जूलॉजी में आप स्टडी करते हैं एनिमल्स से रिलेटेड, और एनिमल्स आपके लिविंग जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं। बॉटनी में आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिस तरीके से आपकी और ब्रांचेस हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आपकी लिविंग मैटर में स्टडी होती है। आपकी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, और आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ये आपकी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आती है। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी आपकी जो है वो लिविंग मैटर मींस बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड है। उसके बाद अगर हम फिज़िकल साइंस की बात करें, तो फिज़िकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर, क्योंकि फिज़िकल वर्ड जो होता है ये रिलेटेड होता है एक्सटर्नल बिहेवियर से, एक्सटर्नल बिहेवियर। तो इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर से। जिस तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री आपकी फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। फिज़िक्स हो गई, ये आपकी जो है वो फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। और जियोलॉजी है, ये भी आपकी क्या है? फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिज़िक्स की, ठीक है, तो ये एक ब्रांच है फिज़िकल साइंस की। ठीक है, तो जो फिज़िक्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो लिया गया है, फिज़िकोस से, फिज़िकोस, जिसकी मीनिंग है नेचर। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप फिज़िक्स को कहें कि हम इसमें स्टडी करते हैं नेचर की, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि फिज़िक्स इज़ डिफाइंड एज द साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो फिज़िक्स में हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, मैटर और एनर्जी का जो हम ताल्लुक़ पढ़ते हैं वो हमारा रिलेट होता है फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ क्लासिकल फिज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स किसे कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड दी न्यूटनियन फिज़िक्स। इसको हम न्यूटनियन जो है वो फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, और इसको ओल्ड फिज़िक्स भी कहा जाता है, ओल्ड फिज़िक्स। और ये फिज़िक्स जो थी बिफोर द 19th सेंचुरी जो थी, जो पढ़ाई जाती थी, उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। बिफोर द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से पहले जितनी भी हमारी फ़िज़िक्स थी
वो हम क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर पढ़ते थे। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ द मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम मोशन की स्टडी करते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स लार्ज होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर हम जितने भी मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, स्लो होती है। और ऑब्जेक्ट्स के मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। लिख सकते हैं मासेस आर लार्ज। ठीक है, इसमें जो आपके मासेस होते हैं लार्ज होते हैं उनको हम हैवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी स्टडी होती है ये क्लासिकल फिज़िक्स से रिलेट करती है। उसके अलावा आपकी जो होती है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जिसके अंदर जो है वो तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स का जो अगर दूसरा नाम है तो वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स आर सेम थिंग। ठीक है, उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स जो मॉडर्न फिज़िक्स थी ये जो है वो 19th सेंचुरी के बाद जो है वो डेवलप हुई, आफ्टर दी 19th सेंचुरी, या आप लिख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, आफ्टर द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में जो है वो के बाद पढ़ाई गई। मीन्स बिगिनिंग थी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो है वो इसने जो है वो अपनी ग्रो अप किया। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स हैविंग हायर एनर्जीज। ठीक है, हायर एनर्जीज एंड हायर स्पीड्स, हायर स्पीड्स। तो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स से रिलेटेड जो होते हैं हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी जो स्पीड्स होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका मॉडर्न फिज़िक्स है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आपको पता है इसका मास जो है वो बहुत ही कम है। प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गए, और बहुत ज़्यादा और पार्टिकल्स भी जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्वार्क्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है, वो भी हम स्टडी करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद हम फर्दर जो ब्रांचेज हैं वो भी पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर फर्दर ब्रांचेस की हम बात करें तो फर्दर ब्रांचेस में जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स जो है वो हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की जो है वो मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं फोर्स को, और उसके अलावा अगर हम फोर्स को इंक्लूड ना करें तो भी वो हमारी जो है वो मैकेनिक्स के अंदर इसकी स्टडी होती है। ये ब्रांच पहले भी मैंने डिस्कस की थी। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। ये आप फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी, ये एक ऐसी ब्रांच है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन
प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो वर्ड हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो जो आपका वर्ड होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिज्म में आप क्या स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो ये दोनों अगर चीज़ें आप एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट भी पढ़ते हैं और उसके अलावा जो आपकी चार्जेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो जाते हैं ब्रांच पे, दैट इज़ एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स क्या है? एटॉमिक फिज़िक्स हमारी एटम से रिलेटेड स्टडी होती है, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक फिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। आपको पता है प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो वो आपकी आ जाती है एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद है आपकी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या है? एक्चुअली आपकी एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें आप सॉलिड से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड में भी आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और आपके इंसुलेटर्स हैं, तो ये सारे आपके आ जाते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो अगर आप इन से रिलेटेड जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वो आपकी रिलेट होती हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आप स्टडी करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, नॉट अबाउट द एटम। ठीक है, क्योंकि अगर हम एटम की बात करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप जस्ट जो है वो एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं तो वो आपकी जो है वो आ जाएगी एटम से, हो न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस रिलेटेड स्टडी। तो वो आपकी रिलेट होती है न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। नेक्स्ट पे जाते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। जितनी भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। जैसे आपका चांद है, अर्थ है, नेपच्यून है और जितने भी आपके 9 प्लैनेट्स हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है वो हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं बायोफिज़िक्स। बायो मीन्स होती है लाइफ। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ के साथ कंसर्न होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स के अंदर। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स। जिस तरीके से आपको पता है आप एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स की जो आपकी बायोफिज़िक्स के अंदर काम आती हैं। सीटी स्कैन है, ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर्स के पास जो है वो स्टेथोस्कोप होती है, ठीक है, उसका आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी बायोफिज़िक्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड पे जाते हैं। तो अब है हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स हम किसे कहते हैं? प्लाज्मा फिज़िक्स इट इज़ कंसर्न्ड विद द मैटर in its plasma phase. Plasma is the state of matter which contains of highly ionized atoms, bare nuclei without electrons. ठीक है, तो एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि जो मॉडर्न हमारी स्टडी है उसमें जो आपकी प्लाज्मा स्टेट होती है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कंसिडर की जाती है। और इसमें हम स्टडी करते हैं हाईली आयोनाइज्ड जो एटम्स होते हैं और ऐसे न्यूक्लियसेस जो बगैर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, वो हमारी स्टडी रिलेट होती है प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा केमिकल फिज़िक्स, अगर हम
किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड पढ़ते हैं तो वो आपकी जो आ जाती है केमिकल फिजिक्स से रिलेट होती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। अगर किसी भी चीज़ का फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल बिहेवियर देखा जाएगा तो वो आपका रिलेट होगा जो है वो केमिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेंट मैटर फिजिक्स। आपके ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो हाईली जब आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो वो उनके जो फेजेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मैटर, ठीक है। मींस उनकी जो स्टेट होती है, स्टेट में उनके जो फेजेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो हम स्टडी करते हैं कंडेंसेंट मैटर फिजिक्स के अंदर। जियो फिजिक्स, जियो वर्ड से हमें पता चल रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द अर्थ। तो ऐसी हमारी स्टडी जो अर्थ से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं जियो फिजिक्स। तो लिखा हुआ है यहाँ पे द फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट इन स्पेस, आल्सो द स्टडी ऑफ अर्थ यूजिंग क्वांटिटेटिव फिजिकल मेथड्स, ठीक है। जितने भी आपके स्पेस या अर्थ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपके अर्थ का टेम्परेचर हो गया, अर्थ में जो सीजन्स चेंज होती हैं और जो अदर फिनोमेना रिलेटेड होते हैं अर्थ से, हम उनको स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स के अंदर। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपकी जो है वो दो वर्ड से रिलेटेड है। इसमें एक वर्ड आपका आता है थर्मो, और थर्मो की मीनिंग होती है हीट एंड डायनामिक्स होती है मोशन, ठीक है। अगर हम हीट रिलेटेड टू द मोशन स्टडी करते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम अगर सिंपली डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस कंसर्न्ड विद द हीट एंड इट्स रिलेशन टू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो हमारी फील्ड रिलेट होती है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई ब्रांचेस। अब हम आते हैं साइंटिस्ट्स के ऊपर। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक है इसके अंदर साइंटिस्ट के बहुत ही सिंपल जो है वो कंट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पे भी जो है वो वही जो है वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आते हैं इब्ने अल हैथम पे। तो इब्ने अल हैथम क्या था? फिजिस्ट था। ही डेवलप्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ही कंस्ट्रक्टेड द पिनहोल कैमरा। ही रोट मैनी बुक्स। हिज फेमस बुक इज किताबुल मनाजिर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप जो है वो इसकी नोट कर लें। उसके बाद आते हैं अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ही वाज अ मैथमेटिशियन। ही वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजब्रा। ही इन्वेंटेड द टर्म लॉगरिथम। ही रोट मैनी बुक्स। हिज फेमस बुक इज़ हिसाबुल जब्र वल मुकाबला। ठीक है, ये इसकी क्या थी? एक फेमस बुक थी। उसके बाद हम जाते हैं अल बातनी पे। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमिस्ट। ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, ही मेड कैलकुलेशंस इन कनेक्शन विद द सोलर सिस्टम, चेंजेस इन सीजन, इक्लिप्सेस ऑफ मून एंड सन। जो इक्लिप्सेस होती हैं, जैसे आपको पता है सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी थी वो थी अल बतनी की। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जाबिर इब्ने हयान पे। जाबिर इब्ने हयान क्या था? ही केमिस्ट था। ही वाज अ केमिस्ट। ही ड्राइव्ड वेरियस लॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद उमर खयाम, उसका जो मेन पॉइंट है जो आपके बुक के अंदर है कि ही वाज मैथमेटिशियन एंड पोएट। तो ये आपको जो है वो रिमेंबर करना है। उसके बाद अल राजी की कंट्रीब्यूशन क्या थी? ही वाज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड ग्रेट फिजिशियन। ये एक फिजिशियन था एंड ही रोट अबाउट 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ्स। इसने 200 ओरिजिनल जो है वो मोनोग्राफ्स लिखे। मोनोग्राफ्स को हम जो है वो सिंपली क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अबू रेहान अल बैरूनी। ही वॉज एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन। ही रोट मैनी बुक्स बट हिज फेमस बुक इज किताबुल कानून अल मसूदी, कार्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये जो बुक है इंसाइक्लोपीडिया जो है वो कही जाती है एस्ट्रोनॉमी की। ठीक है, उसके बाद है अल किंदी। अल किंदी ने कौन सा काम किया? ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही रोट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इब्ने सीना। ही वर्कड ऑन मेडिसन। इसने मेडिसन के ऊपर काम किया। ही इंट्रोड्यूस्ड इंट्रावेनियस इंजेक्शंस इन फॉर्म ऑफ सिल्वर सिरिंज।
तो इसने सबसे पहले जो है वो इंजेक्शंस को जो है वो मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ही रोट मैनी बुक्स बट फेमस बुक्स आर अल कानून फिल तिब एंड अल शिफा। इसके दो बुक्स थे फेमस, उसमें एक आता है अल कानून फिल तिब एंड दूसरा है अल शिफा। दैट इज़ कॉल्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी। तो जो अल शिफा है इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंसाइक्लोपीडिया है फिलोसॉफी का। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन बताएं तो हम किसे कहते हैं? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इजीली। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इजीली। ऐसी हमारी क्वांटिटी जो इजीली मेजर हो सके तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारी स्केलर्स भी होती हैं और वेक्टर्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ हमारी क्वांटिटीज़ स्केलर्स होती हैं और कुछ हमारी वेक्टर्स होती हैं। जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेकिन ये क्या है? स्केलर है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, और वेलोसिटी भी क्या है? जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं मेजर। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। उसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो आपकी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये इसका फर्स्ट क्या होता है? पार्ट होता है। इसमें आपकी आ जाती हैं, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, और आपका मास हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और इनके फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ का मीटर होता है और मास का फंडामेंटल यूनिट सपोज कर लीजिए केजी, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो ये इनके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन हर सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी जो होती हैं चेंज होती हैं और उनके फंडामेंटल यूनिट्स भी चेंज होते हैं। उसके बाद होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ये इसका 2 टाइप होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपकी फंडामेंटल से ली जाएं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटीज़ टेकन फ्रॉम द फंडामेंटल, टेकन फ्रॉम फंडामेंटल। ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से ली जाएं उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दिए थे, आप उनसे जो है वो इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। जैसे आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो एक्सीलरेशन हो गई, ठीक है, फोर्स हो गया, पावर हो गई, ठीक है, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये हमारे जो है वो एग्जांपल्स हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो हम किसे कहते हैं? द सिस्टम that defines a set of units is called system of units. ठीक है, ऐसा द सिस्टम दैट डिफाइंस, ऐसा सिस्टम जो यूनिट्स के सेट को डिफाइन करे तो उसको हम क्या कहते हैं?
सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो आपके जो सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो आपके होते हैं 4। एक होता है आपका CGS सिस्टम, उसके अलावा होता है आपका FPS सिस्टम, और होता है आपका MKS सिस्टम। उसके अलावा आपका जो 4th सिस्टम होता है वो होता है SI सिस्टम। ठीक है, तो आजकल जो हमारे पास सिस्टम राइज है वो है SI सिस्टम। ठीक है, तो पहले आइए डिफाइन करते हैं CGS सिस्टम को। ठीक है, CGS सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो CGS सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं आपकी, एक है उसमें आपकी आ जाती है लेंथ। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो मास आ जाता है, और उसके अलावा आपका क्या आ जाता है, टाइम। तो CGS सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें CGS सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा मीटर, और इसी तरीके से मास का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा आपका किलोग्राम, और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, kg को हम kg से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड को हम जो है वो s से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम इनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये क्या हैं, ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे सिस्टम पे चलते हैं, दैट इज FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम के अंदर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो भी 3 हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज है। उसमें एक आपकी आती है लेंथ। ठीक है, उसके अलावा आपका फोर्स जो है वो इसके अंदर फंडामेंटल है, और थर्ड है टाइम जो FPS सिस्टम के अंदर फंडामेंटल है। अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें, फंडामेंटल यूनिट्स, ये जहन में रखें, फंडामेंटल क्वांटिटी पजेस दी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, जैसे लेंथ है तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट जो है वो FPS में क्या है, दैट इज मीटर। ठीक है, एंड फोर्स का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज पाउंड। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका टाइम है, टाइम का फंडामेंटल जो यूनिट है दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो लेंथ की जो साइन होती है उसको हम m से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पाउंड को जो है हम PD से भी शो करते हैं, या P जो होती है उससे शो करते हैं, और जो सेकंड होता है उसकी साइन होती है आपकी स्मॉल s। तो ये इनकी क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं MKS सिस्टम के ऊपर। ठीक है, MKS सिस्टम में आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ FQ, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर, और इसी तरीके से मास का है किलोग्राम, और टाइम का है सेकंड। मीटर को हम स्मॉल m से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम kg से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी साइन है, और सेकंड को हम स्मॉल s से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये इनकी क्या हैं, सिंबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम आपका डिपेंड करता है जो एमके सिस्टम की क्वांटिटीज़ हैं उनमें अगर हम 4 एडिशनल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, 4 एडिशनल क्वांटिटीज़, तो आपकी एसआई क्वांटिटीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी 7 है। ठीक है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, F4 फंडामेंटल Q4 क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ हैं उसमें आपकी आती है फर्स्ट पे लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है मास, और थर्ड पे आता है हमारा टाइम, और जो एडिशनल क्वांटिटीज़ हैं उसमें आता है टेम्परेचर, और 5 पे जो आता है आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो लेंथ का जो यहाँ पे एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट है दैट इज़ मीटर, और इसकी साइन होती है स्मॉल m, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और इसकी सिंबल होती है केजी, और टाइम का जो यूनिट है एसआई के अंदर वो सेकंड है, और इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर का यूनिट होता है एसआई के अंदर केल्विन, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी 5 क्वांटिटीज़ हो गई। उसके बाद जो हमारी 2 और क्वांटिटीज़ हैं उसमें एक आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल, और इसकी साइन होती है MOL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 7 पे आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इसकी जो यूनिट है वो है कैंडिला, और इसको हम C स्मॉल एंड D स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे एसआई सिस्टम। अब हम चलेंगे इनकी डेफिनेशंस के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू एसआई इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीटर की, तो जो हमारा मीटर होता है, डेफिनेशन ऑफ मीटर अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज 1650,76373 wavelengths of orange light emitted under certain carefully defined conditions by atom of single pure isotope of krypton 86। आपके क्रिप्टॉन 86 से ऑरेंज लाइट से जो आपकी वेवलेंथ क्रिएट हो रही हैं, जो जिनका नंबर यहाँ पे दिया गया है, उसको हम इक्वलेंट लेते हैं 1 मीटर के। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने जो है वो क्रिप्टॉन 86 को ही चूज़ किया है, वो अदर एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्ड लिया, ये जहन में रखें, स्टैंडर्ड हम कोई भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड जो इन्होंने लिया वो कौन सा लिया, दैट वाज क्रिप्टॉन 86। ठीक है, इन्होंने जो है वो इसका स्टैंडर्ड लिया। उसके बाद हम जाते हैं किलोग्राम की डेफिनेशन पे। तो किलोग्राम की जो एसआई के मुताबिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज़ द मास ऑफ अ सर्टेन प्लूटोनियम सिलेंडर कीप्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस। एक्चुअली जो साइंटिस्ट ने इसकी केजी की डेफिनेशन हमें बताई अकॉर्डिंग टू एसआई, उन्होंने क्या किया कि प्लेटिनियम का एक सिलेंडर लिया और उसको जो है वो मेजर किया, और जो उसकी मास थी वो इक्वल हो गई अबाउट 1 kg के, और उसका जो मास था उसको इक्वलेंट दिया गया कि ये 1 kg के इक्वलेंट है। तो ये डेफिनेशन थी हमारी
kg की अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। उसके बाद सेकंड की जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू SI। तो अ सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन बाय द सीजियम 133। अगर हम एक एलिमेंट लें सीजियम 133 तो उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी वो होंगी 9192631770। अगर ये वाइब्रेशंस क्रिएट हों तो वहाँ पे जो टाइम होगा वो इक्वल होगा 1 सेकंड के। तो हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ सेकंड, 1 सेकंड। उसके बाद डेफिनेशन है एम्पियर की, ठीक है। एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी साइन ए होती है कैपिटल, ठीक है। एम्पियर इज द करंट विच मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं। क्या हैं? 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनकी जो लेंथ है, कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मीन जो उनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं, वो बहुत ही कम होगी। और वो एक दूसरे से कितने जो है वो मुफासले पे हों, 1 मीटर फासले पे हों। तो वो क्या करेंगी, विच प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो वहाँ पे जो फोर्स पर लेंथ क्रिएट होगा, ये जहन में रखें क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है। तो ये होता है फोर्स पर लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर लेंथ जो वायर के ऊपर होगा उसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको रिमेंबर करनी है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केल्विन की डेफिनेशन पे। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो केल्विन को हम के कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन क्या होता है? इट इज़ द 1 पार्ट ऑफ द 273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है? ऐसी पॉइंट जिसमें आपका जो वाटर होता है 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। मीन्स आपका जो ये है टेम्परेचर, ठीक है, ये जो आपका टेम्परेचर है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपका जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट कर सकता है। और इसको हम इक्विवेलेंट लेते हैं 1 केल्विन के, ठीक है। उसके बाद है कैंडिला की डेफिनेशन, ठीक है। कैंडिला की डेफिनेशन जो होती है इसको हम CD स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो है वो कैंडिला को 1 कैंडिला को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका एक पार्ट हो 1 बाय ऑलमोस्ट 60 लाख मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। एक बॉडी का जो कितना पार्ट होना चाहिए? 1 बाय दी 60 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया होती है आपकी मीटर स्क्वायर के, मीन्स ये बहुत ही छोटा हिस्सा होगा। और ब्लैक बॉडी हम किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी हमारी फिजिक्स के अंदर ऐसी बॉडीज होती हैं जो कंप्लीटली क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को, एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को, और उसके बाद क्या करती हैं? इमिट करती हैं रेडिएशन। तो उनको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लूटोनियम अंडर द प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो हमारी फ्रीजिंग पॉइंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्लूटोनियम। तो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है प्लूटोनियम, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 101325 न्यूटन पर मीटर। अब आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक क्लास के अंदर, न्यूटन पर मीटर जो होता है वो आपका यूनिट होता है किसका? प्रेशर का, यूनिट ऑफ प्रेशर। इसको हम डिफाइन करते हैं न्यूटन पर मीटर के अंदर।
ठीक है। उसके बाद मोल की डेफिनेशन है। मोल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल को MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ system which contains as many elementary particles as there are in 0.01 kg of carbon 12। तो हमारा 1 मोल जो सब्सटेंस होता है, 1 मोल सब्सटेंस वो इक्वल होता है 0.01 kg, और वहाँ पे जो आपका सब्सटेंस होगा वो होगा कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 आप केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ते हैं। अगर 0.01 kg कार्बन 12 का मास हो तो वो इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। इसको हम इक्वलेंट लेते हैं 1 मोल के। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे जाते हैं। अब हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पहले तो हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर सिंपल डेफिनेशन बताई जाए तो वो ये होती है, रिलायबल नंबर्स आर कॉल्ड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। reliable numbers are called significant figure। जो हमारे रिलायबल नंबर्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो नंबर्स, सपोज कर लीजिए मैं लेता हूँ 15.6। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा ज़ीरो नहीं है, ऑल नंबर्स 3 आर नॉन ज़ीरो। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट जो हैं वो नंबर्स होंगे। तो ये इसका फर्स्ट जो है वो रूल होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं सेकंड रूल पे। मैंने इसके ऊपर सिग्निफिकेंट के ऊपर पहले भी 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 रूल आता है वो ये आता है कि इफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट इज़ काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ज़ीरो आपके जो है वो नॉन ज़ीरो के दरमियान हो तो सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और उसके दरमियान जो है वो 3 ज़ीरो लिखता हूँ और फिर 6 लिखता हूँ, तो ये आपका नंबर क्या है? ये नॉन ज़ीरो है। और ये भी आपका नंबर क्या है? नॉन ज़ीरो है। लेकिन बीच में हमारे क्या हैं? 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट होंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 5 नंबर्स। 5 नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट। तो ये आपका रूल नंबर जो है वो 2 है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 कहता है कि ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट काउंटेड। तो जितने भी आपके ज़ीरोज़ राइट साइड पे होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे। सपोज कर लीजिए हम एक फिगर लेते हैं 61, तो ये आपके क्या हैं? नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। क्या हैं? नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। और अगर हम इसके पीछे ज़ीरोज़ लगाएं, डबल ज़ीरो, कितने भी ज़ीरोज़ लगाएं, तो ये जो ज़ीरो होंगे ये हमारे काउंट नहीं होंगे और इनको हम कहेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। क्या कहेंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर होगा सिग्निफिकेंट का वो सिर्फ 2 नंबर्स होगा। तो यहाँ पे टोटल 2 क्या होंगे? सिग्निफिकेंट जो हैं वो आपके नंबर्स होंगे इस फिगर के अंदर। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 3। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 कहता है कि ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट काउंटेड। ठीक है, अगर आपके ज़ीरोज़ डिजिट्स में जो है वो काउंटेड हैं तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे लिखते हैं 2। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक मरतबा सिलेक्ट करता हूँ। आप लिखते हैं यहाँ पे 2 3 और आप यहाँ पे ज़ीरोज़ लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं? ये आपके हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स। और ये क्या है? सॉरी, ये हैं ज़ीरो और ये क्या है? नॉन ज़ीरो जो हैं वो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंट होंगे वो ओनली होंगे 2। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शनल जो है वो फ्रैक्शनल का जो है वो पार्ट ले लें
सपोज कर लीजिए 0.0023, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो जस्ट होंगे ये टू नंबर्स जो आपके नॉन ज़ीरो हैं, ये आपके क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके क्या हैं, ये जो नंबर हैं ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। और ये जो आपके 2, 3 हैं ये क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं इस फिगर के अंदर, 2 जो है वो आपके सिग्निफिकेंट है इस फिगर के अंदर, एक आपका 2 और नंबर अदर इज 3। उसके बाद जाते हैं रूल नंबर 5 पे। तो रूल नंबर हमारा 5 कहता है कि जीरोज टू द राइट ऑफ फ्रिक्शनल नंबर आर काउंटेड। आपके जो ज़ीरोज़ होते हैं फ्रिक्शनल पार्ट के, वो आपके क्या होते हैं, काउंट होते हैं जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर। सपोज कर लीजिए आप लेते हैं 12.40, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका ज़ीरो होगा ये काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो होंगे 4। ये आपका रूल नंबर क्या था, 5 था। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने होंगे, ठीक है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपके 6, कितने, 6 नंबर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गई।